नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी ने राम कथा को जीवन में आत्मसात करने का जोर दिया और कहा प्रभु श्री राम के आदर्श आज भी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। साथ ही हम बात करेंगे देवभूमि की, जहां सीएम धामी ने कहा कि सरकार का मंत्र विकास भी और विरासत भी। साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा। सूत्रों से यह दावा हालांकि सामने आ रहा है। और चलते चलते हम बात करेंगे बुंदेलखंड के दिल कहे जाने वाले बांदा की, जहां आज भी लोग बूंद बूंद पानी और कुछ घंटे की बिजली के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और सबसे पहले पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने समाज को राष्ट्र निष्ठा और सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और इसके संस्कारों का सम्मान करते हैं, उनके लिए यह देश अवसरों की भूमि है। वहीं उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी चुनौतियों पर समाज को कड़ा संदेश देते हुए सतर्क रहने का आह्वान किया। सीएम योगी ने राम कथा को जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया और कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श आज भी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में समाज की एकता, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय निष्ठा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रति आस्था और निष्ठा रखने वालों के लिए देश अवसरों की भूमि है, लेकिन जो भारतीय संस्कारों और परंपराओं का सम्मान नहीं करते, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी समाज को सतर्क रहने का आह्वान किया। राजधानी में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि राम कथा केवल सुनने का विषय नहीं, बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श आज भी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने की शक्ति रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय आस्था और संस्कृति विरासत से जुड़ा विषय था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों पुराने विवाद का समाधान संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ और इससे करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिला। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई। और याद करना, माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी गतिविधियों के प्रति जागरूक रहना होगा और राज्य सरकार कानून के माध्यम से ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के
तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत समाज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संतों ने हमेशा समाज को जोड़ने और राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम किया। उन्होंने लोगों से भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और आने वाली पीढ़ियों को भी उन मूल्यों से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन में सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश प्रमुखता से दिखाई देता है। सरकार का कहना है कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करना भी उसकी प्राथमिकता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार बाबर क्षेत्र को विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की बड़ी सौगात दी है। नागथट में आयोजित जौनसार बाबर लोक संस्कृति एवं खेल महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार का मंत्र विकास भी और विरासत भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार बाबर क्षेत्र को विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और घोषणा की है। नागथट में आयोजित जौनसार बाबर लोक संस्कृति एवं खेल महोत्सव में मुख्यमंत्री ने जहां क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प दोहराया, वहीं सड़क, शिक्षा, पेयजल और जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भी गति देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नागथट स्थित स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह स्टेडियम में आयोजित जौनसार बाबर लोक संस्कृति एवं खेल महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें मोटर मार्गों का चौड़ीकरण, डामरीकरण, यमुना नदी पर पुल निर्माण, आदर्श विद्यालय का विकास और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने वाली नई सड़कों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए
और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनसार बावल केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और आत्मसम्मान से परिपूर्ण समाज के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 33 वर्षों से आयोजित यह महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने जौनसार की लोक परंपराओं, हरोल, रसों और बॉन्ड जैसी सांस्कृतिक धरोहरों को राज्य और देश की अमूल्य पहचान बताया। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृति और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, जौनसार का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा और समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया, जहां सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कालसी, मेहरावाना, बाजपुर और खटेमा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ आदिवासी बच्चों को विश्व स्तरीय निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। बाजपुर और चक्राता के नए विद्यालयों का निर्माण भी जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, आश्रम विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा और जनजातीय बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं चक्राता क्षेत्र में 39 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं में से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 और 707A चौड़ीकरण तेजी से चल रहा है। साथ ही श्री महासू देवता मंदिर परिसर के भव्य विकास के लिए 120 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर भी कार्य जारी है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास और विरासत दोनों को समान प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। राजनीतिक हलकों में हलचल है और खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। चर्चा है कि इस विलय के बदले ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने की पेशकश की गई है। आखिर क्या है इस महाप्रस्ताव के पीछे कांग्रेस की रणनीति और ममता बनर्जी का अगला कदम क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसके बदले ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाए जाने की पेशकश की गई है। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे क्या वजह बताई जा रही है और कांग्रेस की रणनीति क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल इस वक्त तेज है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव दिया है। दावा यह है कि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया। सोनिया गांधी का टीएमसी को बड़ा ऑफर, टीएमसी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव। ममता को मिल सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद, अभिषेक को मिल सकता है महासचिव का पद। राहुल अभिषेक की अहम मुलाकात,
करीब 90 मिनट चली बैठक क्या बन गई बात? बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा थी। 11 जून को इंदिरा भवन में होगा महामंथन। खरगे करेंगे बैठक की अध्यक्षता, क्या बनेगी बात? सूत्र ये बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव के तहत ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात कही गई है। वहीं उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव पद की जिम्मेदारी देने की पेशकश भी शामिल बताई जा रही है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। दावा है कि ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है। इसी बीच राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात भी चर्चा का विषय है। सूत्रों के मुताबिक 10 जनपद पे हुई ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर चर्चा हुई। उधर कांग्रेस ने भी संगठन स्तर पर बड़ी बैठक बुला ली है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक 11 जून को इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी की ओर से इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आई इन जानकारियों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब सबकी नजर ममता बनर्जी के अगले कदम और कांग्रेस की आगे की रणनीति पर टिकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जिसने सदियों तक सूखे, प्यास और संघर्ष की कहानी लिखी। पिछले कुछ वर्षों में हालात बदलने की कोशिश हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने नल जल योजना और जल जीवन मिशन और पेयजल परियोजनाओं के लिए घर घर पानी पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे दूर नजर आ रही है और बुंदेलखंड के दिल बांदा में आज भी लोग बूंद बूंद पानी और कुछ घंटों की बिजली के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखें। भैया 15 दिन हो गए हमारे यहाँ ज़्यादा 5 से 6 में पानी आता है और गर्मी इतनी है कि पानी बिना भी परेशान है। 15 दिन हो गए पानी के लिए पूरा मोहल्ला परेशान है। बुंदेलखंड की पहचान कभी सूखे और जल संकट से होती थी। इसी चुनौती को खत्म करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन, नल जल योजना और पेयजल परियोजनाओं पर बड़े स्तर पर काम किया। कई गांव और कस्बों में लोगों के घरों तक पहली बार नल का पानी पहुंचा, लेकिन बांदा शहर की तस्वीर आज भी चिंता पैदा करती है। बंगालीपुरा, जवाहर नगर, सर्वोदय नगर, छोटी बाजार और इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में नल सूखे पड़े हैं। लोग सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटक रहे हैं। जिन घरों में कभी नल से पानी आने की उम्मीद जगी थी, वहां आज फिर खाली बर्तन और सूखी टंकियां दिखाई दे रही हैं। भीषण गर्मी ने संकट को और गहरा कर दिया है। जैसे ही किसी मोहल्ले में पानी का टैंकर पहुंचता है, वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बाल्टी, डिब्बा और बर्तन लेकर टैंकर की ओर दौड़ पड़ते हैं। कहीं धक्का मुक्की तो कहीं विवाद की नौबत आ जाती है। ये तस्वीरें केवल पानी की कमी नहीं दिखाती, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि आखिर करोड़ों की योजनाओं के बावजूद लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पा रही। सर्वोदय नगर में है और यहाँ पानी की 1 हफ्ता से 10 दिन से बहुत दिक्कत है और पानी आ नहीं रहा। तो जो कोई यहाँ से पाता है, कोई रिक्शे में लाता है, कोई बाइक में लाता है, कोई ऐसे लाता है, जहाँ जिसको अपना अपना संपर्क है लाता है, खरीद के लाता है। खरीद के भी लाते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही? गर्मी में मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है सर, लाइट की सुविधा नहीं है, तो मरेंगे तो ही। तो 4 दिन से बराबर लाइट कट 4 दिन से बराबर और आ रहे हैं। 1 दिन के लिए बनी है, फिर दूसरे दिन वही पूरे खंबे से ही चली गई लाइट। और क्या करें? जो कोई आते तो पैसे ले लेते हैं और 1 दिन की लाइट 1 घंटे के लिए बनी, 2 घंटे के लिए बनी, बस चली गई। पैसा को लेता है? पैसा जो आते हैं बनाने वाले वही पैसा लेते हैं। कितने दिन से पानी की दिक्कत है? कम महीना हो गया हुई है। तो बिना पानी के किस तरह से दिक्कतों का सामना है? आ गया तो युवा का सोना पहले पानी भरो चल के आ गया तो ताके रहो। सरकार कह रही है कि नहीं, सारी व्यवस्थाएं, अधिकारी कह रहे हैं नहीं पानी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, चले तो भरन कहेगा।
जल संकट के साथ ही बिजली संकट ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। हाल ही में आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। घंटों की कटौती से कूलर और पंखे बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी सप्लाई करने वाली मोटरें भी बिजली के अभाव में काम नहीं कर रही। यानी जहां पानी नहीं है वहां बिजली नहीं है, और जहां बिजली नहीं है वहां पानी की आपूर्ति भी ठप हो रही है। आम आदमी दोहरी मार झेल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जल संस्थान और बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अधिकारी आश्वासन देते रहे और जनता इंतजार करती रही। सवाल केवल पानी और बिजली का नहीं, बल्कि उन दावों का भी है जिनमें हर घर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है। यदि भीषण गर्मी के दौर में लोगों को पीने का पानी और नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आपका अभिलाषा, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा मोहल्ले में? एक महीने से इसी तरह पानी। तो कैसे जिंदगी जी रही हैं? अब क्या करें, कोई सुनता ही नहीं। जाते हैं तो 2-4 लोग 6 लोग इकट्ठा होते हैं, कोई जा ही नहीं रहा। ये है कि 4 दिन से हो गया, लाइट परसों दिन जुड़ी थी, 2 घंटे चली है, फिर इसके बाद फिर खत्म है। कल नहीं थी, आज रात भर नहीं थी। बताओ, बच्चे हैं, गर्मी है, क्या करें इसको? पावर हाउस में फ़ोन किया जाता है, कहते हैं कि हाँ हो रहा है काम, संशोधन कर दिया, बस चले आए। 10-15 दिन हो गए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट पानी आता है, और गर्मी इतनी है कि पानी के बिना आदमी परेशान है। 15 दिन हो गए पानी के लिए पूरा मोहल्ला परेशान है। कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट पानी आता है, और वो भी गंदा आता है। महीनों से पानी नहीं आया, लेकिन 15 दिन से। सच ये भी है कि बुंदेलखंड में पिछले वर्षों में जल संकट को कम करने के लिए बड़े प्रयास हुए। अनेक गांवों तक पाइपलाइन पहुंची, जलाशयों का निर्माण हुआ और पेयजल परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि जहां योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है या व्यवस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, वहां लोगों का भरोसा भी टूट रहा है। विकास की असली सफलता तब होगी जब अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे और संकट के समय व्यवस्था तुरंत राहत दे सके। बांदा में लगातार बढ़ रही गर्मी और मौसम में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद जहां बांदा में लाइट की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, वहीं तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे वो जवाहर नगर हो, चाहे वो बंगाली टोला हो, छोटी बाजार हो, पानी की भीषण समस्या देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से लगातार पानी से परेशान लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय भी आ चुके हैं, कई बार समस्याओं के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन समस्या आज तक नहीं सुधरी है। यहाँ जो जल संस्थान है, वादे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, वादे करता है कि पूरे शहर को पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन गर्मी के चलते जहाँ केन नदी अपने सिकुड़ करके छोटी सी धारा में परिवर्तित हो गई है, जिसके चलते इंटकवेल को पहुँचने वाला पानी नहीं पहुंच रहा है और पूरे शहर में पानी की भीषण त्राही मची हुई है। जवाहर नगर की बात करें तो जवाहर नगर के हालात ये हैं कि पिछले 1 महीने से वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिससे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और टैंकर आने पर भीषण मारामारी की भी संभावना वहाँ पर बनी रहती है। तमाम तरह के लड़ाई झगड़े देखे जा सकते हैं। आखिर इस पानी की समस्या से बांदा की जनता को कब निजात मिलेगी? क्या बांदा की जनता इसी तरह पानी की समस्या से त्राही करती रहेगी, या लगातार जिला प्रशासन कोई व्यवस्था सुचारू रूप से करेगा? बुंदेलखंड की धरती ने हमेशा पानी की कीमत समझी है। सरकार के प्रयासों ने कई इलाकों में उम्मीद जगाई है, लेकिन बांदा की मौजूदा तस्वीर बता रही है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तपती गर्मी में प्यास से जूझती जनता सिर्फ पानी नहीं मांग रही, बल्कि जवाब भी मांग रही है कि आखिर विकास के दावों और उनकी जिंदगी की हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।